हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में जो था बैंकिंग स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास से हम आजीविका का एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है पशुधन उत्पाद एवं उसका प्रबंधन। तो ये टॉपिक से आपके पेपर में जो है ईडीओ के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। ये टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो आपका टॉपिक में सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है उससे समझना पड़ेगा कि आपकी इस सिलेबस की डिमांड क्या है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम इस क्लास को कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हम पार्ट कवर करेंगे इससे 1 से 2 क्वेश्चन पिछली क्लास पेपर में आ चुके हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। तो थोड़ा सा मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन। तो ये टॉपिक है आपका। तो इसमें आपसे ये टॉपिक से डिमांड क्या, आप ये देखिए। आपको ये डिमांड नहीं है कि आपको पशुधन से रिलेटेड योजनाओं को पढ़ना है, ये आपकी डिमांड नहीं है। सुकर विकास योजना, आपका बतख विकास योजना, गौ विकास योजना, ये सब आपकी डिमांड नहीं है सिलेबस से। सिलेबस से आपकी इसकी डिमांड ये है कि आपको ये बताना है कि पशुधन कौन कौन से हैं, उनकी संख्या क्या है, इसके अलावा गवर्नमेंट उनके पोषण के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है, उनको किस तरीके का चारा दिया जाता है। ठीक है, अगर उनको कुछ बीमारी हो रही है तो वो बीमारी क्या हो सकती है, उसके संरक्षण को कैसे किया जा रहा है। ठीक है, आपके जो पशुधन उत्पाद होते हैं जैसे आपका दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, तो ये गवर्नमेंट क्या उसमें काम कर रही है कि उनके दूध का उत्पादन कितना हो रहा है, कौन सी गाय या भैंस से ज्यादा दूध उत्पादन होता है, उनके दूध का जो प्रोडक्ट है उसमें कौन से प्रोडक्ट में कितनी वसा होती है। ये सब पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको ये पढ़ना कि सुकर विकास योजना क्या है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल ये पता होना चाहिए कि वो जैसे सुकर प्रजनन क्षेत्र हो गया वो कहां पे है, पशु प्रजनन क्षेत्र हो गया वो कहां पे है। यानी ये पार्ट आपका पूरी तरीके से फैक्चुअल नॉलेज वाला पार्ट है। तो ये पार्ट भी आपके लिए अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे बहुत अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो मैं कवर करूंगा, आपको मैं 20वीं पशु संगणना जो 2019 को हुई थी उसके डेटा को बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं पशु पोषण से रिलेटेड पार्ट भी आपको बताने वाला हूं कि पशुओं को किस तरीके से चारा दिया जाता है, वो सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 20वीं पशु संगणना जो कि 2019 को हुई थी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 2019 में हुई पशु संगणना कौन से नंबर की है, 20वीं नंबर की, 20 नंबर की। क्लियर है। तो 20वीं पशु संगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पशुधन में क्या आएगा, गौवंशी, भैंसवंशी और अन्य में भेड़, बकरी, खच्चर ये सब आते हैं। ठीक है, तो कुल पशुधन में मेन गौवंशी यानी गाय और उनसे उत्पन्न संतानें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फिर होता है भैंसवंशी, भैंस और उनकी संतानें चाहे मेल हो या फीमेल हो। और अन्य में भेड़, बकरी, आपके खच्चर ये सब आते हैं। क्लियर है। तो प्रदेश में कुल पशुधन जो है वो है 2019 की संगणना के अनुसार 158.72 लाख। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। 2019 की संगणना के अनुसार जो हमारे राज्य में पशुधन है वो है 158.72 लाख। अगर हम इसमें बात करें तो पशुधन में गौवंशी कितने हैं, गौवंशी है 99.84 लाख, यानी लगभग 99 लाख जो है वो गाय है और गाय से उत्पन्न संतानें हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्लियर है। भैंसवंशी कितने हैं, 11.75 लाख जो है वो भैंसवंशी है। और उसके बाद अन्य यानी भेड़, बकरी और खच्चर कितने हैं, 47.13 लाख इनकी संख्या है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए गौवंशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा कि 158 लाख जो हमारा पशुधन है उसमें 99 लाख जो है वो आपका गौवंशी है, 11 लाख के करीब आपका 11.75 लाख यानी लगभग 12 लाख के करीब आपका भैंसवंशी और लगभग 47 लाख आपका अन्य यानी भेड़, बकरी, खच्चर ये सब है। अगर हम देखें मैक्सिमम पशुधन हमारे यहाँ कौन से जिले में है, टोटल तो मैंने बता दिया 158.72 लाख पशुधन है, लेकिन सबसे ज्यादा पशुधन यानी गाय आपके गौवंशी, भैंसवंशी और अन्य को मिलाकर सबसे ज्यादा पशुधन कौन से जिले में है, तो नंबर 1 में है राजनांदगांव। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा पशुधन है।
सेकंड नंबर में है जसपुर और तीसरे नंबर पे है बिलासपुर। तो जसपुर आपका राजनांदगांव, जसपुर, बिलासपुर ये टॉप 3 है, सबसे ज्यादा पशुधन यहीं पे है। सबसे मिनिमम कहां पे है? तो सबसे कम पशुधन दंतेवाड़ा में है, सेकंड नंबर में नारायणपुर है और थर्ड नंबर में धमतरी है। तो सबसे ज्यादा पशुधन राजनांदगांव, सबसे कम दंतेवाड़ा। तो ये टॉप 3 और बॉटम 3 आप देख लीजिए, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और धमतरी बॉटम 3 है, टॉप 3 है राजनांदगांव, जसपुर और बिलासपुर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं राज्य में पक्षी धन कितना है। ये तो पशुधन हो गया जिसमें गौवंशी, भेड़वंशी और आपका अन्य भेड़, बकरी, खच्चर ये सब आ गए। अब पक्षी धन देखते हैं हमारे यहाँ पक्षी धन कितना है। पक्षी धन में क्या आ गया? कुक्कुट हो गए, आपकी मेन रूप से बतख हो गए, बटेर हो गए, ये सब आपकी पक्षी धन में आते हैं। तो राज्य में पक्षी धन की बात करें तो 187.12 लाख हमारा पक्षी धन है, जिसमें पक्षी धन में कुक्कुट, बतख, बटेर ये सब आते हैं। तो पक्षी धन कितना है? 187.12 लाख, ये हमारा 20वीं पशु संगणना 2019 के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि हमारे शासकीय जो प्रजनन प्रक्षेत्र है, जो पशुओं का जहां पर प्रजनन करवाया जाता है, उनकी अच्छी नस्लें बनवाई जाती है, तो शासकीय प्रजनन प्रक्षेत्र हमारे यहाँ कहाँ पे है? तो शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हमारे यहाँ 4 है। संख्या को याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, बतख प्रजनन प्रक्षेत्र, कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या को मैच करने दे सकता है कि कितनी कितनी संख्या में शासकीय प्रजनन प्रक्षेत्र है। तो पशु प्रजनन प्रक्षेत्र शासकीय जो है वो 4 है। कहां कहां पे? पहला है पकरिया। पकरिया कहां है? कौन सा जिला? गौरेला पिंडरा मरवाही में अभी वर्तमान में आता है। फिर आता है सरकंडा। सरकंडा का है बिलासपुर में है। चंदखुरी, चंदखुरी रायपुर में है। और अंजोरा, अंजोरा का है दुर्ग में है। तो शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कहां पे है? 4 जगह है। 4 मैंने बता दिया, पकरिया, सरकंडा, चंदखुरी और अंजोरा। तो शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 4। आगे देखते हैं सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र। सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, सूकर भी एक प्रकार का क्या हो गया? आपका पशुधन हो गया। सूकर जो सुअर की अलग अलग प्रजातियां होती है, सूकर कहते हैं। सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हमारे यहाँ 2 है। कहां पे? परचनपाल बस्तर में और सकालो अंबिकापुर यानी सरगुजा में। तो आपके जो सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 2, ओवरऑल पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 4, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 2 का है परचनपाल बस्तर और सकालो अंबिकापुर। इसके बाद बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 3 है। कहां कहां पे है? पकरिया, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, सरोरा, सरोरा रायपुर में और रामपुर, मोहभट्टा, कबीरधाम में। तो बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 3 है। पकरिया, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, सरोरा रायपुर में, रामपुर, मोहभट्टा, कबीरधाम में। अगला देखते हैं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र या कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्र। तो कुक्कुट पालन या प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 7 है, यानी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्र, इस चीज को याद रखिएगा। कहां कहां पे है? पहला दुर्ग में, सेकंड कोनी बिलासपुर में, तीसरा है रायगढ़ में, फोर्थ है जगदलपुर यानी बस्तर में, फिफ्थ है बैकुंठपुर यानी कोरिया में। नए जिले के हिसाब से अलग हो जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उस हिसाब से बैकुंठपुर कोरिया में, सकालो अंबिकापुर यानी सरगुजा में और कुनकुरी यानी जसपुर में। तो ये है आपका कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र जिनकी संख्या 7 है। अगला देखते हैं बतख प्रजनन प्रक्षेत्र। बतख प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 1 है और ये कहां पे है? कोनी बिलासपुर में बतख प्रजनन प्रक्षेत्र है। और बटेर पालन प्रक्षेत्र 4 है। बटेर पालन का क्षेत्र जो है 4 है। दुर्ग, कोनी बिलासपुर, बैकुंठपुर कोरिया और जगदलपुर। तो ये 4 जगह बटेर पालन प्रक्षेत्र है। तो आपकी संख्या याद रखना है, आपको उनके नाम भी याद रखना है, कभी कभी मैचिंग में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा आपका पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 4 है। उसके बाद याद रखना आपको सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र 2 है, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 3 है, कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र 7 है, बतख प्रजनन प्रक्षेत्र 1 है और बटेर पालन क्षेत्र 4 है। तो ये आपका पशु संगणना 2019 के जो मेन डेटा है वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है पशु पोषण से रिलेटेड। यानी अगर आपके पास पशुधन है तो पशुधन, जैसे आपके पास गाय है,
गाय का पालन किया जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, तो अगर गाय से आप चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे तो आपको गाय का ध्यान रखना पड़ेगा। भैंस पाले हैं तो भैंस का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको प्रॉपर जो है आपको पोषण खाना देना पड़ेगा। अगर उनके पास प्रॉपर उनको खाना मिलेगा तभी उनका जो दूध देने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इसी के लिए अगर आपको पशुओं से लाभ लेना है या उनसे आपको दूध उत्पादन करवा रहे हैं, तो अगर उसकी दूध देने की क्षमता बढ़े तो इसके लिए पशुओं को प्रॉपर खाना देना पड़ेगा, प्रॉपर पोषण देना पड़ेगा। तो जब पशुओं को पोषण दिया जाता है उसी को हम देख रहे हैं कि पशुओं को खाने में क्या क्या चीजें देनी चाहिए। तो सबसे पहला देखते हैं पशुओं को आहार देने के नियम, यानी पशुओं को कौन कौन से आहार देने चाहिए। सबसे पहला है हरा चारा, यानी पशुओं को हरा चारा तो देना ही चाहिए। कितना देना चाहिए ये डिपेंड करता है कि पशु का वजन कितना है। पशुओं के वजन के हिसाब से डिसाइड होता है कि उनको कितना चारा देना चाहिए। मिनिमम जो अगर वयस्क जो पशु रहता है उसको जो है हरा चारा लगभग दिन में 12 से 15 किलो हरा चारा लगता है। तो याद रखिएगा वो डिपेंड करता है कि पशु कितना वजन का है, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उनको कितना चारा देना चाहिए। क्लियर है। तो सबसे पहला हरा चारा। अब पशुओं को हरा चारा दिया जाता है तो उसके लाभ क्या है। तो पहला हरा चारा होता है क्या वो समझना है। जैसे जो भी हरा फसल, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो पेड़ों की पत्तियां होती है, पीपल के पेड़ हो गए, बेल की पत्तियां हो गई, इसके अलावा आपकी जो दलहनी फसलें होती है जैसे मटर हो गया, ठीक है, इसके अलावा हम नीचे लोबिया होती है, लोबिया यानी बरबट्टी आप समझते होंगे, तो उनके जो मुख्य रूप से जो पेड़ की पत्तियां होती है वो हरे चारे में आती है। इसके अलावा आपकी जो विभिन्न फसलों की जो भूसियां होती है, ठीक है, वो भी आपके हरे चारे के अंतर्गत आती है। अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो हरा चारा कहलाता है। अगर वही सूख जाता है तो उसमें सूखा चारा के अंतर्गत वो आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हरा चारा पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा देते हैं। अगर पशुओं से जो उनके दूध देने की क्षमता उनको बढ़ाना है तो उनको हरा चारा दिया जाता है। हरे चारे में विटामिन ए व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है हरे चारे में, और खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं वो भी प्रचुर मात्रा में होते हैं हरे चारे में, जो पशुओं की प्रजनन शक्ति को बढ़ाते हैं। जो पशुओं की प्रजनन शक्ति को बढ़ाते हैं वो हरा चारा है। अगला पॉइंट, हरे चारे में प्रोटीन की भी अधिकता होती है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हरे चारे में ज्यादा होती है। अगला पॉइंट, हरा चारा कहां से मिलता है। पेड़ की पत्तियों से, जैसे पीपल के पत्ती, बेल, आपके बबूल के पत्ते, ये सब जो होते हैं ये इसमें हरा चारे के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो हरी घास होती है वो भी हरे चारे के अंतर्गत आते हैं। दलहनी हरे चारे, अगर दलहन की फसलों में हरे चारे की बात करें तो लोबिया, मटर, ये सब की जो फसलों होती है उनकी दलहनी फसल भी हरे चारे के अंतर्गत आ सकती है। अगर हम हरे चारे में पानी की मात्रा देखेंगे तो हरे चारे में पानी की मात्रा होती है 15 से 80%। तो अगर ये एडीओ 2012 का क्वेश्चन था कि कौन से चारे में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो भाई हरे चारे में ही पानी की मात्रा सर्वाधिक होगी। आप खुद देखिए जब पानी गिरता है तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरी हो जाती है, जब पानी की कमी होती तभी तो वो सूख जाते हैं। तो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, हरा चारा होगा। तो कौन से चारे में पानी की मात्रा सर्वाधिक होगी, हरे चारे में पानी की मात्रा सर्वाधिक होगी। दूसरी चीज, अपने छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछा जाए कि पशुओं को खाने के लिए किसकी भूसी ज्यादा दी जाती है, गेहूं की, मूंगफली की, आपको या बोल लीजिए धान की, किसकी भूसी ज्यादा दी जाती है। भाई छत्तीसगढ़ में किसकी फसल ज्यादा होती है, धान की फसल ज्यादा होती है, तो किसकी भूसी देंगे, सीधी सी बात है धान की भूसी देंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने से आप में डेवलप होगा, ये तो आपकी बेसिक नॉलेज है कि हमारे यहाँ फसल किसकी ज्यादा है, धान की फसल। पशुएं तो फसल खाते ही हैं, तो उसके जो आपका पशु जो आपके फसल आपके उसमें दाने निकालने के बाद जो भूसी बचती है तो किसकी भूसी ज्यादा दी जाएगी, भाई धान की भूसी ज्यादा दी जाएगी। कोई पढ़ने का लॉजिक ही नहीं था उसमें। ठीक है, अगला देखते हैं सूखा चारा। सूखा चारा, इसमें कम पोषक तत्व होते हैं, जो हरा चारा उसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। पानी की मात्रा इसमें 15% से कम होती है, क्योंकि वो सूख जाता है, तो सूखे में 15% से कम पानी होता है। सूखी घास, आपके गेहूं का भूसा, अरहर का भूसा, जब पानी की कमी होती है तो इसमें इन फसलों को उगाने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ऑटोमेटिक इनमें पानी की मात्रा कम है, इसलिए इसको सूखे के अंतर्गत रख रहे हैं।
गेहूं का भूसा, अरहर की भूसी, तो ये सब जो होते हैं गेहूं या अरहर, ये सब जो होते हैं ये सूखे चारे के अंतर्गत आते हैं। तो जो अधिकतर जो पशु वैज्ञानिक रहते हैं या पशु डॉक्टर है वो ये एडवाइस देते हैं कि कभी भी पूर्ण रूप से हरा चारा और या पूर्ण रूप से सूखा चारा पशुओं को नहीं देना चाहिए, उसको मिलाकर दोनों को देना चाहिए, ताकि उसमें इसके भी गुण आए और इसमें भी जो पोषक तत्व है वो भी ग्रहण हो। तो आपके यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बताई जो पेपर में आई हुई थी। पहला कि किस चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, हरे चारे में। सेकंड कि छत्तीसगढ़ में पशुओं को कौन सा चारा ज्यादा दिया है, भाई हमारे यहाँ धान की फसल ज्यादा होती है तो धान की भूसी ज्यादा दी जाती, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर आपका पशुधन का जो पहला वीडियो है ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में आएंगे तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, पशुओं से होने वाली बीमारी, पशुओं को क्या क्या बीमारी होती है, उसकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट क्या उपाय करी या क्या चीज उसकी क्या ख्याल रखना पड़ता है उसको वो बीमारी ना हो। तो ये सब चीजें हम आने वाली क्लास में देखेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास है, आपका आसानी से यहाँ से 4 नंबर आप 5 नंबर जो भी आ रहा है आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और जितना मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उतना ही पशुधन कीजिएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप करना चाहे कर सकते हैं लेकिन आएगा उससे बाहर नहीं। तो जितना मैं करा रहा हूं पशुधन का उतना ही पाठ कीजिए। ये पाठ अनंत है, बहुत चीजें हैं बताने की, उसमें छाट के पढ़िए तो बाकी चीजें जो आपको मैंने पढ़ाया उसमें आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ सिलेक्टेड चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन वही चीजें में आप देखेंगे पेपर में हमारे प्रश्न वहीं से आते हैं। क्लियर है? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।